गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 8 का हिस्ट्री का चैप्टर है, यानी जब जनता बगावत करती है 1857 और 1857 के बाद में। पिछली क्लास में हम देखा था कि किस प्रकार से यानी अंग्रेज़ों की नई नीतियाँ से यानी कृषक, एक तरह का मजदूर, हर वर्ग के लोग परेशान थे। नवाबों की सत्ता छिनती जा रही थी, उनके एकाधिकार समाप्त किए जा रहे थे। लॉर्ड डलहौजी ने तो यहाँ तक कह दिया, कैनिंग ने, कि अंतिम मुगल सम्राट होगा बहादुर शाह जफर, उसको दिल्ली से यानी लाल किले से शिफ्ट करके कहीं दूसरी जगह बसाया जाएगा। यानी और सैनिक विद्रोह, यानी जो ये 1857 का जो संग्राम, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से सैनिक विद्रोह बन जाता है। ये सैनिक विद्रोह यानी एक तरह की अफवाहें फैला दी जाती हैं कि कैसे ये जो नई कारतूस आई है उसका इस्तेमाल करने से हिंदू और मुसलमानों का दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जो अंग्रेज सिपाही थे, यानी जो अंग्रेजी, यानी इससे अंग्रेज़ों की सेना में, यानी अंग्रेज़ों की इससे साम्राज्य में जो भारतीय सिपाही थे वो भी अपना योगदान दे रहे थे। तो कहने का मतलब कि भारतीय सिपाही वो भी अंग्रेज़ों से परेशान थे। तो इन सब परेशानियों के यानी बहुत से ऐसे कारण थे। तो आज की हम क्लास चालू करते हैं कि जो सैनिक विद्रोह था ये जन विद्रोह बन गया। कैसे बना देखो। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ताई क्या होती है, छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे कि अब उनका सबका शत्रु एक ही है, समझ गए, इसलिए सभी कुछ करना चाहते हैं। सबका शत्रु कौन थे? एक ही, यानी अंग्रेज। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। उत्तरी भारत में देखो 1857 का जो विद्रोह था वो ज़्यादा, यानी भारत के उत्तरी भागों में ज़्यादा फैला था। फतेह और शासन के 100 साल बाद, यानी देखो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा। 1857 में स्थिति आ गई, यानी शासन लिखा है फतेह और शासन। फतेह कब की उन्होंने? सन 1757 में प्लासी के युद्ध से। 1857 बोले तो 100 साल का पीरियड, इसमें 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने यानी भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कौन सी कंपनी का? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबके यानी समाज के विभिन्न तबके के असंख्य लोग यानी विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते थे कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, यानी कुछ लोगों का ये मानना था। अब देखो मेरठ से दिल्ली तक ये देखो केवलरी लाइनों में युद्ध, यानी 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। कितने? 3000 से ज्यादा लोग बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश केवलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। देखो ये युद्ध चल रहा है फिर से, ठीक है। अब है मेरठ से दिल्ली तक देखो 29 मार्च 1857 को, यानी युवा सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे, ध्यान देना, मंगल पांडे, यानी 29 मार्च और 1857 को एक युवा सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया। कब? 29 मार्च 1857 को। चंद दिनों के बाद ही मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का यानी लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया।
जो उनका कहना नहीं मान रहे थे, और उन्हें अपने अफसरों पर हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है, 9 मई 1857। अब मेरठ में तैनात भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ही जबरदस्त रही। समझ गए, मेरठ दिल्ली के एकदम टच में है, ज्यादा दूर नहीं है। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, ठीक है, और वहां पर जो बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। समझ गए, क्रांतिकारियों ने, उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार दिया, ठीक है। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगी कौन है यहाँ पे, अंग्रेज के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा, ठीक है। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। क्या ढूंढा था? वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे, ठीक है। अब यानी मेरठ से कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई, ठीक है। कहां पहुंच गई? दिल्ली, अंधेरे दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके सामने आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी, क्योंकि वो खबर फैल गई कि इन्होंने मेरठ में यानी सैनिक विद्रोह कर दिया, तो दिल्ली की जो छावनियां थी उनमें भी सैनिकों ने बगावत कर दी। यहां भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है, और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बहादुर शाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से 2-2 हाथ अब करने को, यानी अब उनको किसका साथ मिल गया था? यानी इन क्रांतिकारियों का। तो अब बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से यानी 2-2 हाथ करने को तैयार था, ठीक है, यानी नहीं थे। लेकिन सिपाही देखो, लेकिन कहने का मतलब वो 2-2 हाथ करने को तैयार का मतलब वो तैयार नहीं था, लेकिन जब सिपाही भी अड़े रहे, आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। क्या कर दिया? अपना नेता घोषित कर दिया। हालांकि यहाँ पर यानी ये जो बहादुर शाह वो कहता है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, लेकिन जबरदस्ती उसको नेता बना देते हैं। बूढ़े बादशाह बूढ़ा हो गया था, उसको सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों ने पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही यानी शासन था। अंग्रेजों से पहले यानी भारत पर सबसे ज्यादा शासन यानी अंग्रेजों से पहले किसका शासन था? मुगलों का शासन था। तो कहने का मतलब कि अंग्रेजों के पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही यानी अपने इलाकों का शासन चलाते थे। समझ गए? ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर यानी चलाने लगेंगे। ठीक है। अब उन्हें यानी सब राजाओं को मुगल बादशाह ने चिट्ठियां लिख दी। इस चिट्ठी का बहुत बड़ा भयंकर परिणाम सामने आया। अंग्रेजों ने इस यानी इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। अंग्रेजों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा विद्रोह हो जाएगा इतना बड़ा। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन शांत कुछ समय में नहीं, उनको काफ़ी अंग्रेजों को मशक्कत करनी पड़ी इसको शांत करने के लिए। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस और बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। यानी किसी का साथ मिल जाता है ना तो और ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है।
बगावत अब फैलने लगी थी। अब बगावत जगह जगह कहाँ कहाँ फैलने लगी, ध्यान देना। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है कि खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। 1 हफ्ते यानी 1 हफ्ते तक कोई विद्रोह नहीं हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे खबर फैलने लगी तो विद्रोह तो होना ही था। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के जो लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। किसके रास्ते पर? बगावत के रास्ते पर अबे चलने लगे। ये लोग आसान यानी अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की, यानी कानपुर में यानी विद्रोहियों का नेता कौन था? नाना साहेब। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत यानी गवर्नर है। क्या है? गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब जिसका नाम था वाजिद अली शाह का बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। अब देखो, जब जनता बगावतें करती है, ये देखिए, यानी जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कहने का मतलब कि बिरजिस, ये देखो कहाँ का है, यानी अवध। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया और उसकी माँ, क्योंकि वो तो छोटी उम्र में था, अल्पायु का था, तो उसकी माँ यानी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। समझ गए? अवध में बेगम हजरत महल यानी कानपुर में पेशवा आपका, ठीक है, अलग अलग सब ने विद्रोह किया। यानी नाना साहेब जो कानपुर से, अब यानी झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह का बिगुल बजा दिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब का सेनापति कौन था? तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी यानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व भी किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। कहने का मतलब सब लोग दुखी थे इस अंग्रेजी हुकूमत से। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत ही कम थी। विद्रोही अगर उस समय विद्रोही सैनिकों को, अगर विद्रोही जितने सैनिक थे, अगर उनको एक सही दिशा मिल जाती तो अंग्रेज उसी समय यानी भारत से निकल जाते, लेकिन स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया। समझ गए? यहाँ तक कि बीकानेर का जो शासक था सरदार सिंह, उसने तो अपनी सेना अंग्रेजों को सौंप दी थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि इनको स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिला अधिक से अधिक, और इनके पास यानी संसाधनों की भी कमी थी, हथियारों की कमी पड़ गई। एक कुशल कोई नेतृत्व इनके पास नहीं था, क्योंकि इन्होंने विद्रोहियों ने अपना नेता किसे माना? बहादुर शाह जफर को। तो कहने का मतलब विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, बहुत यानी सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे अब लोगों में यह यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाकों में, कहां पर? अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम है टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा कि जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। क्या व्यक्त किया? कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या
और लगातार लड़ाई से यानी थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने यानी अपने कमांडर इन चीफ को ये संदेश भेजा। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए देखो, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला, ध्यान देना, फैजाबाद के मौलवी है अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। ठीक है, इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। किसने? फैजाबाद के मौलवी साहब ने। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी का मतलब बहुत सारे धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराना जमींदार, बिहार से किसने यानी विद्रोह का नेता कौन था? कुंवर सिंह। क्या नाम था? जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। अब देखिए ये है कि ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती हैं, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ है। इस पर यानी अंग्रेजों, ये देखो ये किला, ये लाल किला और ये देखो दोनों तरफ यानी अंग्रेजों ने क्या कर लिया, सॉरी विद्रोहियों ने इस पर कब्जा कर लिया। अब देखो अगर आगे देखो, अब नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि कंपनी का पलटवार। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पलटवार कैसे करती है वापिस। ठीक है, तो यह जो चित्र है इसमें विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देखो ये जो चित्र है उसमें यानी जो कहने का मतलब कि ये जो विद्रोही हैं, ठीक है, विद्रोही सिपाही, ठीक है, इन्हें हम क्रांतिकारी कह सकते हैं। ठीक है, वो दिल्ली की ओर कर रहे हैं, कूच कर रहे हैं। तो देखो विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। अब ध्यान देना, कंपनी का पलटवार। अब कंपनी ने क्या पलटवार किया? देखो जब कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस अपना पलटवार किया। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। ठीक है, कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। ठीक है, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए उन्होंने और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जहां पर बहादुर शाह जफर था, ठीक है, वह वापस यानी किसके नेतृत्व में आ गई? दिल्ली। यानी सितंबर 1857 में ही यानी दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उसकी पत्नी बेगम जिन्नत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बर्मा की राजधानी रंगून जेल भेज दिया गया और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब यह नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था, ऐसा कोई मतलब नहीं था। समझ गए? विद्रोह तो वैसे ही चल रहा था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए यानी अंग्रेजों को अगले 2 साल तक ये लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में अब लखनऊ है वो अंग्रेजों के कब्जे में वापस आ गया। लखनऊ जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, हार हो गई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। ठीक है, खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौजों से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। तात्या टोपे बचा था अकेला। तो तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करता रहा।
जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से अब विद्रोहियों का उत्साह था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से अब लोगों में हिम्मत टूटने लगी थी, क्योंकि कंपनी ने फिर पलटवार कर दिया और धीरे धीरे अपने जो खोई हुई जो क्षेत्र थे, दिल्ली थी, लखनऊ था, उन पर वापस अपना अधिकार कर लिया था, झांसी पर कर लिया, लक्ष्मी बारी मारी। अब बचा कुचा कौन था? सिर्फ टाटा टोपा। यानी बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों को विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने जो वफादार हैं यानी भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। यानी भूस्वामी अपने जो वफादार, उनको ये कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, ठीक है, और उन्हें कई प्रकार के इनामों के लिए उनका मतलब की घोषणा कर दी कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते तो अगर उन्हें किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया। ये देखिए, ये है अंग्रेजी टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती हैं। ध्यान से देखने पर किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से यानी विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया गया। देखो, ठीक है, इसमें देखो ध्यान से, ये कलाकार का ही है काम। अब विद्रोह के बाद के यानी विद्रोह के बाद के साल यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हाल होता है, क्योंकि विद्रोहियों के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा लगभग नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए, अब वो कौन कौन से, देखो ध्यान देना कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और सारी की सारी भारत की सत्ता है वो यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाती है। यानी कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल समाप्त हो जाते हैं और वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी की निजी प्रतिनिधित्व घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। ठीक है, दूसरा उनका तो बदलाव किया उन्होंने कि क्या था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। तीसरा परिवर्तन किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। समझ गए, यानी यूरोप के सैनिकों को ज़्यादा सेना में भर्ती किया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। यानी अवध, बिहार और मध्य भारत के दक्षिणी भारत से सिपाहियों को भर्ती कराने के बजाय अब कहाँ से लिए जाएंगे? गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। चौथा जो परिवर्तन किया वो मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह था, वह शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा कंपनी। ठीक है, अंग्रेजों को लगता था कि यह सब विद्रोह उन्होंने खड़ा किया। किन्होंने? मुसलमानों ने।
नंबर 5, अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। समझ गए? यह भी फैसला किया गया कि भारत का जो धर्म है और भारत के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं उनका वे सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जो जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों का स्थायित्व देने के लिए भी अंग्रेजों ने नीतियां बनाई और इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। अब देखो नेक्स्ट कहने का मतलब कि अब आपका ये जो लेसन है वो हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि ये 1857 तक की यानी था कि इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो आज की क्लास इतनी ही, आगे की क्लास 1857 के बाद, ठीक है, उसके लिए हमें आगे की क्लास का इंतजार करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।